नमस्कार। गुरुग्राम से मैं राजेंद्र निगम राज। आज हम सब गुरुओं के गुरु परम आदरणीय हम सबके पूज्य काव्य जगत के भीष्म पितामह श्रद्धेय परम आदरणीय मधुर व्यवहार एवं मधुर मुस्कान के धनी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की जन्मतिथि को मना रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनकी यादें सदा हमारे साथ रहेंगी। हमें कभी नहीं लगेगा कि वो हमें छोड़ कर गए हैं। हाँ, बेशक कुछ दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली थी कि डॉक्टर साहब हम सबको छोड़कर चले गए। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियाँ इंसान के वश में नहीं हैं, हमें स्वीकार करना पड़ा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं समस्त परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति भी दे। आज से लगभग 17 वर्ष पहले सन 2004 में डॉक्टर साहब से परिचय का एक शुभ अवसर मिला हम लोगों को। एक काव्य गोष्ठी में उनसे परिचय हुआ। सौम्यता की, विनम्रता की जीती जागती मिसाल, और उनके परिवार के सदस्य भी सब उनके ही जैसे विनम्र, चाहे वो आंटी जी हों, उनकी सुपुत्री वंदना जी, जमाई राजा शरद जी, सुपुत्र प्रगीत जी, या उनकी पुत्रवधू डॉक्टर भावना, उनके बच्चे, जिनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही 29 मार्च को हम लोग गाज़ियाबाद उनसे विशेष रूप से मिलने गए। होली के शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद मिला, उनका प्रेम मिला। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने जितनी खुशी से बच्चों की तरह हम लोगों के इसका फ़ोटो खिंचाई थी कि एक फ़ोटो इस कमरे में लेते हैं, एक हॉल में चल के लेंगे। हम लोग को इतनी खुशी हुई, रंग लगाया, अबीर लगाया, गुलाल लगाया। जब उन्होंने गुलाल लगाया तो उनके ही एक गज़ल का एक शेर याद आ गया कि चेहरों को आज तक भी तेरा इंतज़ार है, कि चेहरे को आज तक भी तेरा इंतज़ार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, कि हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। और हमारा सौभाग्य कि हमें डॉक्टर साहब के चेहरे पर गुलाल लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। और उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, साथ में मेरी एक गज़ल, हम लोगों ने उनको पुस्तक भेंट की थी, तो उन्होंने एक गज़ल खोली। उस गज़ल को उन्होंने अपना रदीफ जोड़ के तुरंत पढ़ा और इतना बढ़िया पढ़ा उसको कि हम सब झूम गए। उसका वीडियो भी है, हो सकता है इस वीडियो को आपको भी देखने का मौका मिले। और वो हमारा यादगार वीडियो है। उस दिन पूरे मूड में थे, इतनी अच्छी तरह उन्होंने हम सबको प्यार और स्नेह दिया था जो हमारे रग रग में बसा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये मुलाकात ऐसी मुलाकात है जिसके 1 महीने बाद ही ये दुखद सूचना सुनने को मिलेगी हमें। उनकी यादों में बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको पता होंगी। जैसे कभी भोजन साथ में करते थे तो जितने लोग बैठे होते थे सबको एक एक कौर पहले खिलाते थे, पहले आप खाइए और उसके बाद वो शुरू करते थे। इसी तरह उनका एक और ख़ास नियम था कि चाहे कवि सम्मेलन हो, कवि गोष्ठी हो, सब कवियों को वो 10-10 रुपये जो भी उनकी जेब में उस टाइम निकलता था सबको देते थे। ये आप ये रखिए हमारा प्रसाद, आशीर्वाद। उसके बाद ही वो कार्यक्रम प्रारंभ करते थे। और एक खास बात, हम लोग जब कोई कविता लिखते थे या कोई भी कवि उनको रचना पसंद आती थी, उनको सुनाते थे, तो वो कुछ रुपए जरूर देते थे आशीर्वाद स्वरूप। और ख़ास बात ये कि जब कोई अपनी पुस्तक छप के आती है और लोग किसी को देते हैं तो वो लोग सधन्यवाद स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तो अब तक देखा है कि 101 रुपये या जो भी उनकी उस टाइम मन में आ जाए वो अवश्य देते थे, ये कहते हुए कि आपने इतनी मेहनत की है और ये पुस्तक जो है आपको निःशुल्क नहीं देनी चाहिए, कुछ न कुछ इसका आपको प्रतिकार रूप में मिलना चाहिए। वो भी उनका एक बड़ा सम्मान है। इतने बड़े कलाकार और हम लोगों को इतना सम्मान करते थे। और एक खास बात जो बहुतों को नहीं मालूम होगी, हम लोगों को बहुत समय देकर उन्होंने प्राणायाम सिखाया कि कैसे आप संयम बरतें, कैसे आप रोज़मर्रा के काम को करें, कैसे कविता लिखने के लिए अपने मन को शांत करें या किसी से क्रोध न करें। इन सब बातों के लिए उन्होंने एक प्राणायाम की कई विधियां हम लोगों को सिखाई थी। हालांकि वो दूसरी बात हम लोग ठीक से कर नहीं सके। और जहाँ तक क्रोध की बात आती है तो उन्होंने एक बार ये बात ही बताई थी हम लोगों को कि हम लोगों ने पूछा कि आपको क्रोध नहीं आता है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी जेब में 1000 रुपये भी हैं, 500 रुपये भी हैं और रोजगारी भी हैं, तो पहले आप क्या खर्च करेंगे? तो उन्होंने ही जवाब दिया, हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि पहले आप छोटे नोट खर्च करते हैं, रोजगारी खर्च करते हैं, 10 का, 20 का, 50 का नोट, 1000 का नोट बचाए रखते हैं आखिर काम के लिए, बुरे वक्त के लिए। तो इसी तरह
आप गुस्से को 1000 का नोट समझ के बचाए रखिए। जब ऐसा लगे कि अब आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तभी उसका प्रयोग करें, वरना गुस्सा कभी ना करें। और एक बार वो अमेरिका अपने काफ़ी टूर पे गए हुए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने एक टाई मुझे उपहार में दी, जो अब भी सुरक्षित है हमारे पास। वो चित्रकार भी थे। उनकी घर के प्रथम मंजिल पर हम लोगों ने देखा अनेकों उनकी कलाकृतियाँ, एक से एक शानदार, जो वो भी एक यादगार हैं। अब शायद उनकी कभी प्रदर्शनी भी लगाई जाए। और जब भी मंच से पढ़कर नीचे आते थे तो छोटे छोटे कवियों से, हम लोगों से सबसे पूछते थे कि क्या मैंने ठीक पढ़ा, कुछ ठीक लगा कुछ सुनने में। इतना बड़ा साहित्यकार जिसको सुनने के लिए दुनिया तरसती है, वो हमसे पूछता है कि आपको कैसा लगा। मेरी दोनों प्रकाशित पुस्तकों की भूमिका भी परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने ही लिखी थी। हालांकि दूसरी पुस्तक की समीक्षा लिखते समय उनकी आंखों में तकलीफ थी, फिर भी उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बहुत सी पेंडिंग है अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये पुस्तक की भूमिका मैं पूरी करके दूँ। और उन्होंने समय से पूरी करके दी। हाँ, उनको पुस्तक भेंट करने में हम ही देर कर गए, कुछ कोरोना की वजह से और कुछ अन्य कारणों से, लेकिन उनकी भूमिका वो यादगार है। सन 2018 में हम लोगों ने गुड़गांव में एक संस्था की नींव रखी, साहित्यिक और सामाजिक परंपरा की। तो परंपरा में अन्य साहित्यकारों के साथ परम आदरणीय डॉक्टर साहब भी उसके संरक्षक थे और उसमें कई प्रोग्राम हम लोगों ने किए थे। उनके संरक्षक होने के कारण हमारी संस्था का जो नाम बढ़ा है, उसके लिए हम लोग उनके लिए ताज़िंदगी आभारी रहेंगे। इसके अलावा एक बार हमारा गृहनगर जो उन्नाव है लखनऊ के पास, वहाँ पर एक कवि सम्मेलन की योजना बनी थी। तो मैंने उन्नाव में बात की थी, उन्होंने अपना बजट 50,000 बताया था। तो उस बजट के अंदर 5 या 7 कवियों को लेके आना था, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं पाया कि उस बजट में सारे कवि आ जाते। हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझसे ये भी कह दिया था कि आपसे हम कोई फीस नहीं लेंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे, हम तो निःशुल्क आपके साथ चलेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के साथ खाना खाएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, होटल भी नहीं चाहिए, बाकी कवियों से तय कर लीजिए। लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वो मामला बन नहीं पाया, हम लोगों के सम्मेलन नहीं करा सके। लेकिन उसके कुछ ही वर्षों बाद मेरी रेवाड़ी पोस्टिंग हो गई और रेवाड़ी पोस्टिंग के दौरान मुझे साहित्य परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभालने को मिला। और मुझे उस सौभाग्य का, जिसका इंतजार वर्षों से कर रहे थे, वो क्षण आ गया। और हम लोगों ने वहाँ पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के परचम तले एक शानदार काव्य गोष्ठी, काव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका नाम था एक काव्यमयी शाम, डॉक्टर कुंवर बेचैन के नाम। और इतनी खुशी से वो आए थे, हमारे घर भी रुके, हमारे घर में चाय नाश्ता खाना, और मंच पर आए जब, तो रेवाड़ी का हाल तालियों की और रट से गूंज गया। और वो शाम रेवाड़ी के साहित्य प्रेमियों को हमेशा हमेशा याद रहेगी। अभी उनके मृत्यु उपरांत रेवाड़ी के अखबारों में दोबारा वो खबर छपी है कि 2017 में ये कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और जहाँ तक उनसे अंतिम मुलाकात की बात है, तो अभी 4 अप्रैल को उनकी देहावसान से ठीक 25 दिन पहले दिल्ली में एक काइफा, काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन हुआ था, जिसमें हम लोगों का भी एक वीडियो गया था जो कोरोना के ऊपर बनाया गया था, वो सम्मिलित किया गया था, जिसके कारण हम भी आमंत्रित थे। और डॉक्टर साहब तो वो कथित होने के कारण वहाँ पर उनको होना ही था। तो हम लोग कुछ देर से अंतिम दिन पहुँचे तो हाल भरा हुआ था। हमें पीछे की सीट मिली बैठने को, 20-22 नंबर की। तो थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने पीछे से थपथपाया, तो मैंने देखा पीछे कोई सज्जन बैठे हुए थे, मास्क लगा हुआ था, तो मैंने नमस्ते कर लिया। अंधेरा भी था, मैं पहचान नहीं पाया। दोबारा उन्होंने फिर थपथपाया, तब मैंने देखा उन्होंने मास्क उतार के दिखाया अपना चेहरा। तो मैंने देखा अरे डॉक्टर साहब बैठे हुए। तो हमने डॉक्टर साहब तो मुँह कहती थी, अपने पीछे क्यों बैठे हैं? तो मैंने उनसे पूछा आप आगे चलिए, कि नहीं, कभी कभी हमें सामान्य श्रोता की तरह, सामान्य दर्शक की तरह पीछे बैठ के भी देखने में आनंद आता है। तो मैंने उनसे कोशिश की, वो नहीं गए आगे। तो मैं वहाँ कार्यक्रम के आयोजक भाई विनय सिंह चतुर्वेदी जी से मिला, उनसे बताया कि डॉक्टर साहब पीछे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो आधे घंटे ढूंढ रहा हूँ, उनको वो मिल नहीं रहे हैं, उनका फ़ोन उठ नहीं रहा है। मैं उनको उनके पास ले गया और वो जो थे बड़ी मुश्किल से आए, आगे बैठे, जाके जो उनका सम्मान था वो उनको प्रदान किया गया। तो उनकी ये विनम्रता, कोई अहंकार नहीं। और उसी दिन का एक किस्सा और है। एक फिल्मी दुनिया के कलाकारों से भी उस दिन हमारी मुलाकात हुई। उस फंक्शन के दौरान क्षेत्रीय फिल्म थी कोई, उस क्षेत्रीय फिल्म के कलाकार थे। तो दोनों घटनाएं मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब के साथ हर कोई आगे फ़ोटो खिंचा रहा था, सेल्फी ले रहा था, और डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर बिना किसी तकलीफ के हर एक को सेल्फी दे रहे थे, किसी को निराश नहीं कर रहे थे। और जब उन कलाकार से हम लोगों ने कहा
कि हमें सेल्फी लेनी है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है। तो कहाँ ये डॉक्टर साहब की महानता जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी हर एक को समय देकर मुस्कुरा कर फोटो खिंचा रहे थे। और हमारे फिल्मी दुनिया के सुनाम धन्य कलाकार जो अपनी व्यस्तता के कारण ये हम सबको ये दर्शा रहे थे कि वो बहुत महान कलाकार हैं। तो इन बातों से ही आपको दुनियावी और दुनियादारी बातों में और डॉक्टर साहब की जो मनस्थिति थी उसका अंतर पता चलेगा। और हम सबको अपने बच्चों जैसा ही मानते थे। हमेशा विदा करते समय मेरी धर्मपत्नी इंदु राज निगम जी को कुछ न कुछ धनराशि अवश्य देते थे। और अंतिम मुलाकात में एक अंतिम भेंट उन्होंने दी थी जो हमें हमेशा याद रखेगी और जो मुझे उम्मीद है कि मुझे कहीं साहित्य की दुनिया में कहीं ना कहीं मुझे मेरी पहचान बनाएगी। उन्होंने अपनी मेज़ पर रखा हुआ एक पेन मुझे दिया और वो पेन उन्होंने मेरी जेब में लगा दिया। कहा कि ये पेन अपने पास रखिए, आप खूब लिखो और साहित्य की जगत में धूम मचाओ। उनकी ये अनमोल वचन मेरे सिर माथे। अब कहाँ तक कहूँ, क्या कहूँ, क्या क्या ना कहूँ। उनके साथ बिताए पलों के इतने संस्मरण हैं कि पूरी पुस्तक तैयार हो जाएगी। सुनने वाला थक जाए, सुनाने वाला थक जाए, पर किस्से कभी खत्म ना हो। और जिस पेन का मैं जिक्र कर रहा था वो पेन मेरी धर्मपत्नी जी ने लाकर दिया है। ये देखिए, ये पेन जो मेरी यादगार है, जो मेरे सिर माथे पर, और जिसको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। हाँ, ये सच है कि वो हमसे दूर चले गए हैं, पर उनके कभी ना खत्म होने वाले किस्से, उनका दमकता व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, उनके विचार, उनकी बातें, उनकी सौम्य छवि, उनकी मुस्कुराहट, उनके सकारात्मक संदेश और उनकी ऊर्जा, अंतिम क्षणों तक हार न मानने की उनकी जिद, ये सब सदियों सदियों तक फिजाओं में गूंजते रहेंगे। उनकी रचनाओं में से बहुत सी रचनाएं हैं जो सुनाई जा सकती हैं, लेकिन मैं एक दो शेर पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, कि जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए। ऐ नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया, ऐ नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।